प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने बचे हैं। सभी वर्ग को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। सीधी पेशाब कांड के बाद लगातार प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार के बैक टू बैक मामले सामने आए, जिसका असर कहीं न कहीं आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। इसी बात को भांपते हुए अब कांग्रेस ने भी अपना फोकस आदिवासियों पर मोड़ लिया है। आज से कांग्रेस ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा शुरू की है। आदिवासी मूलतः कांग्रेस के समर्थन में हमेशा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने ही जो नीतियां रीति लाई है उससे आदिवासी समाज सशक्त बनाए, पहचान उसकी मजबूत हुई है। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, शोषण बढ़ते जा रहा है, और यही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर शोषण हो रहा है आदिवासियों पर, तो वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कि आदिवासी सोच को खत्म कर दो, उनकी पहचान को खत्म कर दो, उनके स्वाभिमान को खत्म कर दो, तो वो किसी भी तरह से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम नहीं बचेगा। कांग्रेस के आदिवासी स्वाभिमान यात्रा प्रदेश के 17 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान पार्टी और कार्यकर्ताओं का फोकस आदिवासी बाहुल्य 36 विधानसभा सीटों पर है और इस यात्रा की शुरुआत सीधी जिले से हुई है, जहां से हाल ही में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सुर्खियों में आया था। और इस यात्रा का समापन 7 अगस्त को मालवा निमाड़ के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में होगा। इधर सूबे की सियासी जमीन पर मामा की बिसात बिछ चुकी है। मामा की यात्राएं खासी जनता बटोर रही है। मामा भी यात्रा के दौरान आदिवासियों के आंसू पोंछने का जतन कर रहे हैं। मामा का काफिला आदिवासी दलित के दर पर पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर आपने 60 साल तक राज किया, तब आदिवासी स्वाभिमान की याद नहीं आई आपको? तब आपको जनजाति गौरव की बात नहीं आई? जब मध्य प्रदेश के अंदर 1993 से 2003 तक बंठा ढार की सरकार थी, तब आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की याद नहीं आई आप लोगों को? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों के सम्मान को लेकर, आदिवासियों के गौरव को बढ़ाने को लेकर, आदिवासियों के स्वाभिमान को लेकर लगातार मैदान में आदिवासियों के साथ खड़ी है। यात्राएं होती हैं तो असर तो होता ही है। असर के इस सफर में जनता किसकी हमसफर बनती है, यह तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन सियासत के महावीरों ने चुनाव के मैदान में अपने अपने बल का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज का डिबेट मुद्दा है हमारा स्वाभिमान यात्रा। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों आदिवासियों पर केंद्रित हो गई है और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि आदिवासियों को अब अपना हितैषी और आदिवासी का हितैषी बनने की होड़ सी मची हुई है। ऐसे में सीधी में जो कांड हुआ उसका राजनीतिक लाभ लेते हुए अब कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है और उनकी ओर से एक यात्रा शुरू की जा रही है जो कि 27 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का मकसद यही है कि आदिवासियों को अपने पाले में करना, और आदिवासी अपने पाले में होने का मतलब है मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी हाथ में आ जाना। क्या ये सफल हो पाएंगे और इस तरीके की यात्रा का क्या इम्पैक्ट होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है तेज तर्रार नेत्री फरहा खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ है राम गुनावत जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से एक पहल की गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रही है कि आदिवासियों का हित हो रहा है, आदिवासियों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब उनके हाथ सीधी कांड का एक मुद्दा सामने हाथ लग चुका है। अब ये यात्रा स्वाभिमान की याद दिला रही है। तो फरहा जी, इस यात्रा के जरिए क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हित के लिए काम करती आई है। वही बात जो बीजेपी ने सवाल उठाया है कि 60 साल में स्वाभिमान यात्रा की जरूरत क्यों नहीं दिखी, क्यों पहले यात्रा नहीं निकाली गई, तो मैं बताना चाहूँ कि इसके पहले जब भी हमारी सरकार रही है, आदिवासियों के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई गई है। इसलिए इस तरह की यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है। आदिवासियों के लिए वन भूमि अधिकार कांग्रेस पार्टी लेकर आई, जो कि मनमोहन सरकार ने पारित हुआ। और ये तो आदिवासी को आदिवासी भी नहीं मानते हैं, ये तो आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं बीजेपी वाले। इन्होंने
आदिवासियों को नया नाम दिया हुआ है वनवासी। हमारी कांग्रेस पार्टी, हम लोग हमेशा उनको आदिवासी कहते आए हैं, यानी कि ये आदिकाल से इस धरती पर रह रहे हैं और धरती के जल, जंगल और जमीन पर सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये कांग्रेस ने उनको अधिकार दिए हैं वन भूमि अधिकार के तहत। ये अगर आदिवासियों के इतने ही हितैषी हैं तो मैं पूछना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी ने बक्सवाहा जंगल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र काटने की परमिशन क्यों दी थी, जिसके विरोध में न सिर्फ आदिवासियों को, कई दूसरी पार्टियों को भी और आम जनता को भी उसके विरोध में खड़ा होना पड़ा था। आखिरकार उन्हें वो रोकना पड़ा, तो क्यों ये आदेश पारित हुआ? और इसके अलावा 33% जो आदिवासियों को बजट इश्यू होता है, वो बजट के भी इन्होंने हेरा फेरी की है। उस बजट का पैसा इधर उधर कर दिया गया, अपने ही बड़े बड़े आयोजनों में लगा दिया गया। वो बजट का पैसा, जिस पैसे को उन्होंने अपने आयोजन में यूज किया, जो आदिवासियों का हक था, उनका अधिकार था, उसको छीनने का काम बीजेपी ने किया है। इसके अलावा आदिवासियों को स्कॉलरशिप भी कांग्रेस पार्टी में दी गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है आदिवासियों को अधिकारों का हनन करने पर तुली हुई है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने पर तुली हुई है। हाल ही में सीधी का जो पेशाब कांड हुआ वो इनके ही नेता द्वारा किया गया, और उस नेता द्वारा कुकृत्य जो किया गया उससे मुख्यमंत्री जी की जो सिंहासन है वो पूरी तरह से डोल गया है, और मुख्यमंत्री जी को जमीन पर आना पड़ा, उनको भी आदिवासियों के पैर धोने पड़े और यहाँ तक कि बाद में ये भी बात सामने आई कि जिसके उन्होंने पैर धोए वो आदिवासी था ही नहीं जिसके साथ ये घटना हुई। तो इस तरह के ढोंग करने का काम ये बीजेपी करती है। तो आदिवासियों का जो महुआ ताड़ी जो वो बनाते हैं उसको कांग्रेस पार्टी समर्थन मूल्य पर खरीदती थी, वो इन्होंने बंद कर दिया है। गरीब आदिवासी अपनी दिन भर की मेहनत ताड़ी गोदाम में लाकर जमा करता था, उसके बदले वो कुछ पैसे लेकर जाता था और उस पैसे से वो अपनी आजीविका चलाता था। इन्होंने उसकी आजीविका पर प्रहार किया है, उसके साथ सामाजिक नुकसान भी आदिवासी को पहुंचा रहे हैं, उसको वनवासी बोलकर उसकी आजीविका के स्रोत छीन। फरा जी की बात आ गई है। कोशिश ये है कि आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के जरिए आदिवासियों का स्वाभिमान जगाया जाए और उन बातों को रखा जाए जो कि सरकार से जुड़ी हुई हैं, आदिवासियों के लिए सरकार ने क्या कुछ किया। डॉक्टर प्रेम जी, हम देख रहे हैं कांग्रेस की इस पहल से आप लोगों के पास जो सीटें हैं या आप लोग जो आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करते हैं उस पर डेंट लग सकता है। कितनी बड़ी चुनौती है ये यात्रा आप लोगों के सामने? देखिए, मेरा स्पष्ट रुख है कि ये कोई स्वाभिमान यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस के हाथ आदिवासियों के साथ विश्वासघात यात्रा है। पिछले 60 दशकों में आदिवासियों की याद कांग्रेस को कभी नहीं आई। पिछले 60 दशकों में ऐसे 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में कांग्रेस के भी रहे, जिसमें उन्होंने कभी भी कोई यात्राएं नहीं निकाली, कभी भी आदिवासी क्षेत्रों के सूद नहीं ली, कभी आदिवासी क्षेत्रों में जो समस्या उत्पन्न होती उसके लिए कभी सोच विचार नहीं किया। आदिवासी वनवासी ये दो समाज होते। वनवासी समाज वो होता है जो वन में वास करता है, चाहे वो 1 साल 2 साल 10 साल 100 साल के लिए, और आदिवासी समाज हमारा पूर्व से वन में रहता है। तो इनकी दोनों बातों के जवाब ये है। दूसरा, सीधी कांड के लिए 2020 की घटना थी, मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लिया और उसके घर तोड़ने की कार्रवाई भी की और उस पर विभिन्न मुकदमे दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनपद पंचायत कोलारस में एक महिला सरपंच के साथ वहां के कांग्रेसी दबंगियों ने कीचड़ के अंदर मारपीट करी, अभद्र गालियां बकी, उसके ऊपर कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। छत्तीसगढ़ में नकली जाति प्रमाण पत्र आपने वितरित कर दिए हैं और उसके लिए जब आदिवासी समाज ही, ओरिजिनल आदिवासी समाज के छात्र जब प्रोटेस्ट करने गए तो उनके ऊपर भी लाठियां बांधी। तीसरा, राजस्थान में दलित छात्र उसकी मौत हो गई है, उसके ऊपर भी आपने कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी करना नहीं माना, क्योंकि अभी आपका जो मूड है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी वोटों को साधना है, जो 60 वर्षों में आपने जिनका कभी देखरेख नहीं किया। आदिवासी समाज आज से नहीं, आदिवासी समाज पूर्व काल से है। अंग्रेजों के भी पहले मुगल थे और मुगल के भी पहले आदिवासी समाज हमारे साथ में मुख्य धारा के साथ में कार्य कर रहा है। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो पूर्व में महाराणा प्रताप ने भी अपने सिक्के पर एक तरफ आदिवासी भील थे और एक तरफ राजपूत थे। तो उस समय से आदिवासी समाज का सम्मान है पूरे भारत में, पर उनके सम्मानों को रोंद दिया गया 47 के बाद, और आज तक भी उनको मुख्य धारा में नहीं लाया गया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए, जनजाति समूह के लिए सतत कार्य कर रही है।
1 लाख आवासीय घर आदिवासियों के लिए बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं आदिवासी बालकों के लिए। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। फराज जी से इस पर जवाब भी ले लेते हैं। फराज जी, जिस मामले को आप ज्यादा तूल दे रहे हैं वो है सीजी कांड। ऐसे में उस प्रकरण में न केवल कार्रवाई की गई बल्कि मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाकर उनका आवभगत किया, उनका सम्मान जो है वो किया। इससे तो एक तरीके से ये मामला का पटाक्षेप हो गया। फिर आप लोग उसको तूल देने में क्यों तुले हुए हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, जो आरोपी था वो बीजेपी नेता था और जो कार्यवाही करी गई वो नाप तोल कर करी गई। वो जैसे बाकी वर्ग के लोगों के साथ होती है उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उसका मैडम घर तोड़ दिया गया, उसपे विभिन्न मुकदमों के साथ जेल भेज दिया। ठीक है, नाप तोल इस तरह की गई कि आंगन के जो घर के बाहर के पेड़ कुछ काटे गए, कुछ और उसकी थोड़ी बाउंड्री वॉल गिराई गई। उसका पूरा घर क्यों धराशायी नहीं किया गया? और काफी घर अवैध था मैडम, उतने ही तोड़ पाएंगे। आप मुझे बोल लेने दीजिए, है ना? आप बोलिएगा। ठीक है, नहीं आप गलत बोल रहे थे, मैं सही कर रहा था आपको। ठीक है, चलिए। फराज जी, क्या यही बड़ा मुद्दा है क्या रैली में ये मुद्दा है क्या आप लोगों के? सॉरी, फिर से? ये स्वाभिमान रैली का एक बड़ा मुद्दा यही है क्या सीडी कांड की, और मुद्दों पर भी फोकस है आप लोगों का? सीडी कांड नहीं है, एक आदिवासी परिवार को, पूरे के पूरे परिवार को कई फीट नीचे गड्ढे में मारकर गाड़ दिया गया था। ये भी हमारे एमपी का ही कांड है। और आए दिन आदिवासी बच्चियों के साथ, और हाल ही में जो एक कन्यादान योजना इनकी होती है ढिंडोरी में, उसमें आदिवासी बच्चियों का प्रेगनेंसी टेस्ट भी उस आयोजन के दौरान करा गया। तो ये ऐसा नहीं, इनके आए दिन के आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों का जो पीड़न हो रहा है, तो ये जो स्वाभिमान, ठीक है, एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गुनावत जी हैं, उनसे पूरी चीजें समझ लेते हैं एक बार और फिर आगे चर्चा को और बढ़ाएंगे। राम गुनावत जी, आप देख रहे हैं आदिवासी वोटों को लेकर बसावट बिछावट हो चुकी है, अपने अपने मुद्दे और मोहरे बिछाई जा चुकी हैं। कैसे देखते हैं, किसका पलड़ा भारी हो रहा है, किसका कमजोर हो रहा है इस क्षेत्र में? राम जी, राम गुनावत जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है राम जी, ठीक है, आवाज ठीक है। चलिए, आएंगे आपके पास, आएंगे जब तक एक बार फिर से फराज जी की बात का जवाब मैं ले लेता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी से। व्यास जी, ये भी बात है कि केवल एक दो मुद्दों की बात नहीं है, यहां तो श्रृंखला है। लगातार ये आदिवासियों के साथ कुछ घटनाएं हो रही हैं, उन्हें अगर जोड़कर बीजेपी सामने आती है, एक सिंपैथी कांग्रेस सामने आती है, तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल होगी। आप लोगों को कोई एक्शन अपनी ओर से भी करना चाहिए ताकि आदिवासी आपके पास आए। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो कांग्रेस का काम है, कांग्रेस पॉलिटिकल कदम उठा रही है तो उठाने दीजिए। आप लोग ने क्या किया आदिवासियों के लिए? देखिए, मैं पुनः आपको दोहराता हूं कि पैसा नियम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही लागू किया। इनकी सरकार थी 10 साल तक, इन्होंने पैसा नियम लागू नहीं किया। चूंकि उसमें ये अमूलचूल संशोधन अपने 10 साल के कार्यकाल में कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि आदिवासी मुख्य धारा में आए। ये चाहते थे सिर्फ आदिवासी एक वोट बैंक के तहत वहां पर आए। 600 योजनाएं कांग्रेस ने लागू करी थी, कहीं पर सड़कों का नाम, कहीं पर बिजली घरों का नाम, कहीं पर एयरपोर्ट का नाम। आप मुझे बताएं, एक भी नाम क्या आदिवासियों के नाम पे रखा है? क्या एक भी नाम जनजाति के नाम पे रखा है? हमने रखा है। भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती के नाम पे, जिस रानी कमलावती का उपहास डॉक्टर गोविंद सिंह ने उड़ाया था, और कांग्रेस उनको बैकफुट पर लेने की बजाय उनका समर्थन कर रही थी। आदिवासियों के खिलाफ आपकी अशोभनीय टिप्पणियां सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके खिलाफ भी इसी तरह से अशोभनीय भाषा का प्रयोग उस समय किया गया। मैं पॉलिटिकल रूप से जानना चाह रहा था, बीजेपी क्या कर रही है? आप लोग आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस जो कर रही है वो अलग बात है। आप लोगों की क्या मूवमेंट है आदिवासी क्षेत्रों में? देखिए, शिक्षा सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा, हमने एकलव्य विद्यालय वहां पर निर्मित की और 24,000 विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। आप पता कर लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, 24,000 विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे हैं। 90,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए और 90 ऐसे वन उपज है जिनको न्यूनतम शुल्क पर हम लोग लेंगे, और सरकार उसी माध्यम से कार्य कर रही है। पिछले
15-18 वर्षों से सतत कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए, बीजेपी का एक सिस्टम है, उनके साथ वनवासी आश्रम, आरएसएस की विंग और जो एकलव्य विद्यालय, इस तरीके की चीजें के जरिए काम हो रहा है। हम सरकार की ओर से भी क्या काम हो रहा है ये भी जानेंगे व्यास जी से, लेकिन गुनावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुनावत जी, आदिवासी क्षेत्रों में वोट किधर जाए, इसके लिए दोनों ही पक्ष काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? किस तरीके की वहां राजनीतिक बिसात आप बिछी हुई देखते हैं आदिवासी क्षेत्रों में? देखिए, मैं अभी चुनाव का माहौल बनने लगा है, इसको लेकर दोनों ही दल जो है आदिवासी वोट बैंकों को साधने की ओर लगातार अग्रसर दिखाई देते हैं और इस मामले में दोनों दल एक दूसरे से पीछे भी नहीं है, लगातार काम कर भी रहे हैं और आदिवासी वोटों के अपने आप को हितैषी दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जैस का प्रभाव जिस रूप से बढ़ रहा है, दोनों ही दलों को आदिवासी जो सीटें हैं उनको समेटना बहुत जरूरी है सरकार बनाने के लिए। और मुझे लगता है इसको लेकर यहाँ मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह दोनों ही दल जो है आदिवासी वोटों को समेटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसकी लगातार ये लोग प्रयासरत हैं। अभी शिवराज सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया, उसको लेकर यह तमाम जो योजनाएं लगातार चल रही है। जनता में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी चीजों का असर होता है क्या जनता में? अभी मूल रूप से देखा जाए तो आदिवासी वोट बैंक जहां अपन आदिवासी समाज निवास करता है तो वहां तक अभी जागरूकता का थोड़ा सा अभाव है, सारी चीज समझ भी नहीं पाते। मैं मूल रूप से नर्मदापुर में निवास करता हूँ, यहाँ एक केसला ब्लॉक आदिवासी है, तो वहाँ मेरा जाना हुआ तो लगातार अभी पैसा एक्ट या जो सारी चीजें सरकार की योजना है वो मूल रूप से सीधे सीधे उनको प्रभावित नहीं कर पाती, या कह सकते हैं कि वो अभी इसको जान ही नहीं पाए हैं, जो योजनाएं उनके लिए चल रही है उसका प्रॉपर लाभ ले पाए। अभी जागरूकता की कमी है उसको लेकर, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो लगा हुआ बैतूल या दूसरा जिला है, यहाँ पर अभी चीजों को पहुंचाने की और आवश्यकता है दोनों दलों की। तो ये दोनों दलों को ये बात सुननी चाहिए कि अभी कोशिशें बहुत कम हुई हैं। कांग्रेस के पास भी मौका है, बीजेपी के पास भी मौका है, समय कम है, लेकिन दोनों को मैं समय देते हुए एक मिनट में टिप्पणी ले लेता हूँ। फराह जी, चलिए, बीजेपी ने जो किया उसे भूल जाइए, आप लोगों की ओर से क्या कोशिश होनी चाहिए आदिवासी क्षेत्रों में अपने पक्ष में आदिवासियों को करने के लिए? क्या क्या करेंगे? अभी भी प्रयास कम है कहा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से करते ही आई है और हमारे जो प्रवक्ता भाई बैठे हुए, मैं उनके एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने बोल रहे हैं कि नाम आदिवासियों के नाम पर कुछ नहीं बनाया, तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि रांची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिरसा मुंडा जी के नाम पर मनमोहन सरकार ने बनाया है, वो भी एक आदिवासी थे। और छिंदवाड़ा में जो मेडिकल कॉलेज बना है रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया है। और आपने क्या किया है, 2000 एकड़ जमीन का घोटाला आपने किया है, जो आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों के को बेच दी गई है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे घोटाले आपने किए हैं। पट्टे आपने आज तक किए नहीं है, आप ये झूठी घोषणा कर रहे हैं यहाँ बैठकर। और आदिवासियों के लिए हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हम उनके, क्योंकि हमने संविधान, कांग्रेस पार्टी जब आई थी आजादी के बाद संविधान उसी दौरान बना है, और उस संविधान में आदिवासियों को हक दिए गए हैं, उनको चुनाव लड़ने का हक दिया है, उनको मंत्री बनने का हक दिया है, उनको नेता बनने का, विधायक बनने का हक ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है। तो आप ये जो द्रौपदी मुर्मू पहला जो मंत्रालय था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहला मंत्रालय का गठन किस सरकार ने करा था? ये कर पाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के संविधान। ठीक है, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी। ठीक है, बोल लेने दीजिए, फराह जी को बोल लेने दीजिए। वो साधने के लिए ही बनाया है, इसीलिए आपने सदन के उद्घाटन में उनको बुलाया तक नहीं। उद्घाटन जबकि उनके हाथों से होना चाहिए था, वो तो छोड़िए, आपने उनको उद्घाटन में एक अतिथि के तौर पर भी नहीं बुलाया। संविधान के अंदर कहीं भी इस चीज का उल्लेख नहीं है, आप एक बार संविधान पढ़ लीजिए। ठीक है, संविधान में ये फराह जी अपनी पार्टी की बात, चलिए बीजेपी को अभी छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी की बात करते हैं। क्या फोकस कैसे रहेगा? आदिवासियों को कैसे रैली के जरिए कैसे जोड़ेंगे? रैली निकालने बस से क्या आदिवासी जुड़ जाएंगे? हम उनके गांव-गांव तक जाएंगे, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराएंगे, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके निराकरण का जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और हमारी सरकार बनने वाली, निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद उनके ऊपर जिसने भी अत्याचार किए हैं, उत्पीड़न किए हैं, उनको उसकी सजा दी जाएगी।
ठीक है, ये तो रहा कांग्रेस का कॉन्सेप्ट, और वो ये मान के चल रही है कि जो नाराजगी है बीजेपी से, या बीजेपी ने जो कदम उठाए हैं, या जो घटनाक्रम हुआ है, उसका लाभ कांग्रेस को मिल जाएगा, और इसलिए कांग्रेस की ये स्वाभिमान यात्रा काफी आशा से भरी हुई दिखाई देती है। व्यास जी के पास चलते हैं। व्यास जी, ये तो रही जो है पॉलिटिकल मूवमेंट की, बीजेपी ऐसा कोई मूवमेंट क्यों नहीं चलाती आदिवासियों को जोड़ने का, आदिवासी क्षेत्रों में जाने का? आदिवासी लीडरशिप भी कम दिखाई देती है बीजेपी में, ये सब माइनस पॉइंट है, इसे कैसे दूर करेंगे आप लोग? देखिए, हमको चुनाव के समय सिर्फ स्पेशली वहां जाना, वादे करना और वापस लौटाना और 5 साल पलट के नहीं देखना। हम इस थ्योरी पे कभी काम नहीं करते ना, हमने पूर्व में किया है। स्वाभिमान यात्रा नहीं है ये, कांग्रेस के हाथ आदिवासियों के साथ विश्वासघात है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं मेरी बात को, क्योंकि इतने वर्षों में 60 से 65 वर्षों में आदिवासियों की कभी याद नहीं आई। हमने शासन आपके द्वार के तहत, आप आदिवासी अंचल में जाकर एक बार देखिए, शासन आपके द्वार के तहत राशन पहुंचाया है, स्कूलों में विद्यार्थियों को पहुंचाने की व्यवस्था की है, पट्टे वितरित किए, वनोपज के लिए हमने कार्य किया है क्षेत्र में। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उनको मुख्य धारा में लेकर आ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से इसके लिए प्रयासरत हैं। ठीक है, चलिए आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं राम गुनावत जी से। राम गुनावत जी, यात्रा का मकसद जो है, जो अपने तरह से पॉलिटिकल है ही है, ये यात्रा कितनी कारगर लग रही है? इसमें लीडरशिप किस ढंग से दिखाई दे रही है कांग्रेस के इस कदम पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम लीडरशिप की बात करें या भाजपा या कांग्रेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटों को साधने की कवायद दिखती है, और सीधे सीधे उसी तौर पर चुनावी जब साल आता है तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां इस रूप से सक्रिय होती है और आदिवासी वोटरों तक पहुंचती है। मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी हो, भाजपा या कांग्रेस, ये बात नहीं करती कि प्रदेश की कोई मुख्यमंत्री हमारा इस बार आदिवासी होगा। ऐसी कोई बड़ी बात या उसको लेकर या लीडरशिप की बात के प्रदेश अध्यक्ष हमारा आदिवासी होगा, उसकी कोई बात नहीं करता है। हम देखते हैं बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के अंदर है कि जो तकनीकी शिक्षा के छात्र होते हैं, जगह जगह हॉस्टल्स बनाने की बात अभी मैं कर रहा था कि इन्होंने स्कूल खोले, विद्यालय खोले, लेकिन उस हॉस्टलों में ITI के छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता। जो आदिवासी ग्रामीण अंचल का बच्चा आता है, वो अगर सामान्य पढ़ाई। ठीक, बिल्कुल राम गुनावत जी, चर्चा के लिए समय कम है इसलिए, लेकिन इनकी एक बात से साफ है कि केवल बोलने से नहीं होगा, करने से नहीं होगा, आपको सामने कुछ ऐसी चीजें रखनी होंगी जिससे कि आदिवासी समाज का विश्वास हासिल किया जा सके, और इसके लिए प्रयास बीजेपी को भी करना होगा, कांग्रेस को भी करना होगा। कांग्रेस कर रही है, लेकिन दिखाना भी पड़ेगा कि भाई उनके पास ये चेहरा है आदिवासी का, तो इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत है। फिलहाल स्वाभिमान यात्रा निकल रही है, उसमें सियासी घमासान मचा हुआ है, आने वाले दिनों में और ये तेज होगा, इस पर हमारी नजर बने रहेगी। इस डिबेट को अब यहीं खत्म करते हैं। फराज जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका धन्यवाद। राम गुनावत जी रहे हमारे साथ, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को मैं यहीं खत्म करता हूं, और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीधी पेशाब का पाँव झाड़ के दंड वंड मार के, हाथ पाँव झाड़ के दंड वंड मार के, देखे कौन जाएगा जीत के हार के। माटी के आले पट माटी में यूं रपट, गिर भी पड़े तो क्या गिर के फिर से झपट। लड़का सियान और जवान सबके बराए खुला मैदान, हरेली त्योहार के शुरू ये धमाल, जोश और होश से करो